वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नई शिक्षा नीति की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हो चुकी है। तो आज हम लोग यहाँ पर कोई टीचिंग टॉपिक लेकर नहीं मौजूद हैं, बल्कि नई शिक्षा नीति की क्यों आवश्यकता पड़ी, नई शिक्षा नीति में क्या कुछ खास है, क्या उसका महत्व है, आने वाले समय में क्या खास बातें रहेंगी, जो बदलाव होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उन कुछ खास पहलुओं पर हम विस्तार से बात करना चाह रहे हैं। आज के प्रमुख जो समाचार पत्र हैं उनमें बड़े बड़े आर्टिकल्स नई शिक्षा नीति को लेकर निकले हैं और उसी के माध्यम से समग्र रूप से नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया गया है पुरानी शिक्षा नीति से हटकर, तो उन विभिन्न पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में हम बताएं। इस नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और सामान्य जन के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं, मैं सभी पहलुओं पर लेकर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो कृपया गुजारिश आपसे है कि यदि वास्तव में आप जानना चाहते हैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि नई शिक्षा नीति आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो शिक्षा नीति है हमारे आपके बच्चों भाई बहन के लिए एक आधारशिला बनेगी उनके जीवन को संभालने के लिए। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति को, हर जागरूक व्यक्ति को, हर नागरिक को शिक्षा नीति जो आ रही है उस शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को जानना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो शिक्षा की नई तस्वीर हमारे सामने आई है, आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षा की जो नई तस्वीर है, लिखा है बहुत सुस्त रहा है शिक्षा प्रणाली की तस्वीर संवारने का कदम। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1986 में बनी थी, और आपको बता दें आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में पहली बार आई थी। आज़ादी के 7 दशक में शिक्षा से जुड़ी सिर्फ 2 राष्ट्रीय नीति लाई गई हैं, और सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अब देख सकते हैं 1968 में देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने पर था मुख्य जोर, यानी कि ये जो शिक्षा नीति आई थी तो इसमें 1968 में पहली बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में केंद्र सरकार ने कुछ सिद्धांत तय किए थे। ये इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के आयु तक के अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। ये सुनिश्चित हो कि नामांकन के बाद हर बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारण के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए उनकी योग्यता और प्रशिक्षण बेहतर होना चाहिए। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखने, पढ़ने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया था। 3 भाषा का फार्मूला पेश किया जाना चाहिए, जिसे माध्यमिक स्तर पर एक छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही अपने क्षेत्र की भाषा को जानना चाहिए। देश के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो, शिक्षा प्राप्ति का समान अवसर होना चाहिए। शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के बच्चों, लड़कियों और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा की संरचना पूरे देश में समान होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक से कॉलेज स्तर तक 10+2+4 पैटर्न पर होना चाहिए। सरकार को समय समय पर देश की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये नीति जो है, शॉर्ट में बहुत संक्षेप में हमने आपको बताया, 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी आज़ादी के बाद पहली बार, वो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी।
ये कोठारी कमीशन की सिफारिश जो 1964 से 1966 के बीच में जो सिफारिश किया कोठारी कमीशन ने, तो उस आधार पर ये नई शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। अब बात करते हैं जो 1986 में राष्ट्रीय नीति आई थी। 1986 में जो राष्ट्रीय नीति आधुनिकीकरण पर केंद्रित रही 1986 की नीति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर 1986 की जो राष्ट्रीय नीति थी उनमें क्या कुछ खास था, उसको जानने का प्रयास करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इस शिक्षा नीति में भी प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने पर जोर दिया गया और कहा गया कि देश में गैर औपचारिक शिक्षा के नेटवर्क को पेश किया जाना चाहिए। साथ ही 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। देखिए, दोनों शिक्षा नीति में ये जो पहला पॉइंट है वो कॉमन है। इसका तात्पर्य ये है कि जो पहली शिक्षा नीति आई उसमें बच्चों का विद्यालय बीच में छोड़ने का क्रम रुका नहीं और यही कारण है कि उस बिंदु को यहाँ पर भी अहमियत दी गई। अभी हम लोग देखेंगे जो नई शिक्षा नीति है क्या उसमें भी इस तरह का पॉइंट है, क्या उसमें भी इस तरह का है कि भाई बच्चा जो छात्र है, विद्यार्थी है, बीच में पढ़ाई ना छोड़े, ड्रॉप ना करे, ऐसा कोई व्यवस्था है। ये भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखेंगे। पिछड़े वर्गों, दिव्यांग और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट भी पिछली जो नीति थी 1968 की आपने उसमें देखा था। तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक बच्चों, लड़कियों, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट भी यहाँ पे कॉमन मैं देख रहा हूँ। महिलाओं के मध्य अशिक्षा की दर को कम करने के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। संस्थानों को आधारभूत संरचना जैसे कंप्यूटर, पुस्तकालय जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों के लिए आवास, विशेष रूप से छात्राओं को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। शैक्षिक विकास की समीक्षा करने और शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों के निर्धारण में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गैर सरकारी संगठनों को देश में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी गैर सरकारी संगठनों के यहाँ पर प्रोत्साहन मिला, प्राइवेट शिक्षा को प्रोत्साहन इस नीति के अंतर्गत मिला 1986 की नीति में। और यही कारण है कि आज की डेट में आप देखें तो बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ खास बातें थी जो अब तक हमारे देश में पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, और पुनः एक बार बहुत लंबे गैप के बाद यानी कि 34 ईयर्स के बाद में, 34 साल के बाद में अब पुनः एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2015 से इस पे काम चल रहा था, सरकार लगातार काम कर रही थी, तो पुनः 34 साल बाद हुआ बदलाव, नई शिक्षा नीति कैबिनेट से मंजूर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति पुनः आ गई है। तो इसमें क्या कुछ खास है ये ज़रूर हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी शिक्षा नीति पर हमारे आपके बच्चों, भाई बहनों का भविष्य टिका होगा और इसलिए हमें जानना चाहिए कि आखिर ये शिक्षा नीति क्या है। तो इसकी चलिए हम खबर को मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है वो उसको देखते हैं, जो मुख्य खास बात है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो शैक्षिक कार्यक्रम रहेगा, शैक्षिक जो ढांचा रहेगा नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो रहेगा 5-3-3-4। अब 5-3-3-4 क्या है इसको समझना बेहद ज़रूरी है। 5 का मतलब यहाँ फाउंडेशन कोर्स, यानी कि 5 का मतलब यहाँ ईयर से है, 5 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद तीसरे साल में वो एडमिशन लेगा नर्सरी में, नर्सरी, केजी व अपर केजी। नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 में फाउंडेशन वर्ग के तहत नर्सरी, केजी और अपर केजी होंगे। इसमें 3 साल बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। प्री स्कूलिंग का मतलब यहाँ पर नर्सरी, केजी और
अपर केजी है। मतलब 3 साल का ये कोर्स रहेगा। बच्चा एडमिशन लेगा, नर्सरी में पढ़ेगा, केजी में आएगा, अपर केजी में आएगा और तत्पश्चात वो पहली क्लास में पहुँचेगा, पहली क्लास में पहुँचेगा और उसके बाद दूसरी में पढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं 1 साल नर्सरी का, 1 साल केजी का और 1 साल अपर केजी का, 3 साल ये हो गए और इसके बाद पहली और दूसरी क्लास मिलाकर 2 साल ये हो गए। तो 5 इयर्स का ये कोर्स हो गया फाउंडेशन का। बहुत आसानी से इसको आप समझ गए होंगे। इसका मतलब जो 5334 है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट 5 इयर्स जो है वो फाउंडेशन कोर्स नाम दिया जाएगा, फाउंडेशन नाम दिया जाएगा, जिसमें नर्सरी, केजी, अपर केजी और प्रथम और द्वितीय क्लास शामिल होगा। तो इस तरह से बच्चे की एज के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि नर्सरी में बच्चा जब जाएगा तो 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो 3 साल होने पर वो नर्सरी में एडमिशन लेगा और 5 साल तक, चूँकि ये फाउंडेशन का कोर्स है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो बच्चा 8 साल जब ये कोर्स कंप्लीट करेगा तो 8 साल में ही कवर कर लेगा। तो 3 से 8 साल तक बच्चे कवर होंगे फाउंडेशन के अंतर्गत। अब आइए बात करते हैं प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राथमिक में तीसरी, चौथी व 5वीं कक्षा आएगी। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्लास 1 to 5 प्राथमिक के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तीसरी, चौथी व 5वीं कक्षा को हम प्राथमिक नाम देंगे। दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी व 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। तो ये भी बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना। तो प्राथमिक अब भूल जाइए 1 to 5, अब याद रखिए तीसरी, चौथी और 5वीं इन 3 इयर्स को मिलाकर पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा को मिलाकर प्राथमिक नाम दिया जाएगा। ये अपने दिमाग में हमें बिठा लेना है। अब और माध्यमिक, अब माध्यमिक की बात सिर्फ 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए किया जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। लिखा है इस वर्ग में 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा होगी और 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6ठी कक्षा से ही कौशल विकास कोर्स शुरू होंगे और अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेनिंग व पढ़ाई होगी। इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी कि एक तरह से लोकल स्थानीय स्तर पर जो हमने सीखा है कौशल विकास के अंतर्गत, जो कुछ भी सीखा है तो उसे हमें बाकायदा करके दिखाना होगा लोकल स्थानीय स्तर पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये माध्यमिक 6ठी, 7वीं और 8वीं, और इसके बाद कक्षा 9 से 12 तक का जो स्टेज है उसको सेकेंडरी स्टेज नाम दिया जाएगा। इसको ध्यान से समझना है आपको। सेकेंडरी स्टेज जो है 9वीं से 12वीं तक का दिया जाएगा। चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा, क्योंकि 9वीं से 12वीं यानी कि आपको मालूम है इस दौरान क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो स्वाभाविक है बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। इस समय यानी कि क्लास 9th से 12th के बीच में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इसकी आपको आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा रट्टा के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। यानी कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है कोर्स कम किया जाएगा, पाठ्यक्रम भारी भरकम नहीं रहेगा। कम कोर्स होगा तो स्वाभाविक है बच्चे आसानी से अच्छे से उसको सीखेंगे, रटने के बजाय उसको सीखेंगे। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आया है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक चीज़ है और बहुत ख़ास बात है 5334 को आप बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। फाउंडेशन 5 इयर्स का, प्राथमिक 3 इयर्स का, माध्यमिक 3 इयर्स का, सेकेंडरी स्टेज पुनः 4 इयर्स का, और इसलिए 5334 इसको मॉडल नाम दिया गया। तो इस तरह से ये शैक्षणिक नया शैक्षणिक ढांचा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उभर कर हमारे सामने आया है। और 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं
लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन। दूसरा ये है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, शिक्षा पर जो जीडीपी का खर्च है वो 6% रहेगा। अभी तक 4.43 निर्धारित था और अब लेकिन बढ़ा दिया गया है, नई शिक्षा नीति पर ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं, जिनका हमने आपको बताया है। और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शोध करने वाले छात्रों के लिए अब 4 साल की डिग्री का पाठ्यक्रम। चलिए आइए इसको भी, अभी तक हम लोगों ने 5-3-3-4 को देखा है। इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या रहेगा सिस्टम, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग बीए, बीएससी जब करते थे तो 3 इयर्स का कोर्स होता था। यदि बीए फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ये मान कर चलिए कि बीए स्नातक को डिग्री, स्नातक की जो डिग्री है वो आपको नहीं मिल पाती। यानी कि ये माना जाता है कि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी है और वो कंप्लीट आपकी पढ़ाई नहीं मानी जाती। भले को आप 1 या 2 साल पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं माना जाता यदि आप बीच में छोड़ देते हैं। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा नहीं है। इंटर के बाद जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे बीए में या बीएससी में तो फर्स्ट 1 वर्ष डिग्री की पढ़ाई पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और सर्टिफिकेट जहाँ पर भी मांगा जाएगा 1 साल जिस नौकरी के अंतर्गत जहाँ भी मांगा जाएगा तो आप उस प्रमाण पत्र को दिखा सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपने इस कोर्स को इनकम्प्लीट किया हुआ है, क्योंकि आप 1 साल पढ़ने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो है 2 साल पर मिलेगा डिप्लोमा, यानी कि यदि आप 2 साल पढ़ लेते हो और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 1 साल की पढ़ाई पर प्रमाण पत्र, 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा और 3 साल लगातार यदि पढ़ते हैं आप तो फिर पूरा 3 साल पूरा करने पर मिलेगी डिग्री। यानी कि 3 साल, जैसे अभी 3 साल पूरा जो पढ़ते हैं तभी डिग्री मिलती है, बीच में किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं मिलता है, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता है, लेकिन 3 साल का कोर्स जब पूरा करेंगे तो डिग्री हमें मिल जाएगी। तो इस तरह का ये ढांचा रहेगा ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट से बुधवार को मंजूर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में पूरे शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव किया गया है। जो छात्र शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा। यानी कि जो डिग्री का प्रोग्राम है, बीए का प्रोग्राम है, बीएससी का है, तो वो 4 साल का रहेगा ऐसे छात्रों के लिए जो पहले से ही प्लान कर लिया है कि उन्हें शोध करना है, पीएचडी करनी है। तो ऐसे छात्रों को 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। एक बात यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है कि हमें पहले से ही टारगेट बनाना होगा कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर लें, क्योंकि पहले से निर्धारित अगर लक्ष्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे छात्र 1 साल के परास्नातक पीजी के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकेंगे। उन्हें एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं जो स्नातक के बाद नौकरी करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई 3 साल में ही पूरी हो जाएगी। शोध को बढ़ावा देने और गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की NREF की स्थापना होगी। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद 3 साल पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म हो गई है। स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 साल की होगी। छात्र 3 या 4 साल से पहले कभी भी कॉलेज छोड़ सकते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ड्रॉप आउट का धब्बा नहीं लगेगा। इसके तहत 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम 1 साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 साल पढ़ाई पर डिप्लोमा
और 3 साल पूरे करने पर डिग्री मिलेगी, जबकि 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 साल की डिग्री रहेगी नॉर्मली तौर पर, लेकिन 4 साल का यदि करते हैं तो बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होगा। भारत के शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल करने के लिए इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप 100 संस्थानों के कैंपस भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो बंद होगी पुराने और अनुपयोगी कोर्स, निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्ञान नहीं, कौशल व रोजगार भी, यानी कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कौशल पर विशेष जोर दिया जा रहा है, रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और 2030 तक 100% बच्चों को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य, यानी कि अभी भी इसका सीधा तात्पर्य है कि अभी भी 100% बच्चे हमारे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में ये टारगेट कर दिया गया है 2030 तक सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मिड डे मील में अब नाश्ता भी, ग्रामीण पिछड़े व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था, इसी साल से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को शारीरिक जांच के आधार पर सभी को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे, रोचक तरीके से खुद को तराशेंगे। मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय की रहेगी नज़र। आंगनवाड़ी केंद्र सुविधाओं से होंगे लैस। तो ये निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको सुविधाओं से लैस किया जाएगा। और फाउंडेशन जो कोर्स है, मुझे लगता है आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पर सुविधाओं से उन्हें लैस किया जाएगा और प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती भी की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपने देखा यहाँ पर। और भारी स्कूल बैग से मिलेगा छुटकारा। तो अब बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं होगा, बच्चों का कोर्स कम किया जाएगा, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो स्वाभाविक है भारी बैग नहीं लाना पड़ेगा बच्चों को। शिक्षकों के लिए भी बनेगा एक समान मानक, यानी कि सबसे ज़्यादा गुणात्मक जो शिक्षा हो उस पर विशेष जोर यहाँ पर दिया गया नई शिक्षा नीति में। शिक्षकों का आप देख सकते हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नई शिक्षा नीति के केंद्र में है। नीति में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी योग्यता का फ़ायदा छात्रों को मिल सके। इसके लिए अगले 2 सालों के भीतर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल। समझ लीजिए इस बात को, यदि हम एमए के बाद बीएड करते हैं तो सिर्फ 1 साल का बीएड हमें करना होगा, और यदि हम इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड करना चाहते हैं तो हमें 4 साल का बीएड कोर्स करना होगा। एक बात यहाँ स्पष्ट पुनः हो जा रही है कि हमें टारगेट पहले से बनाकर चलना होगा। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को भी इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने को मोटिवेट करना है। पहले से लक्ष्य होगा तो आसानी होगी हमें कोई भी कोर्स करने के लिए। 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन NCTE को नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए समान मानक तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। काउंसलिंग का ये कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को उसी के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड की अवधि 4 साल करनी होगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिल सकती है जिन्होंने विषय विशेष में 4 साल की पढ़ाई की होगी। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह विषय विशेष का ही शिक्षक हो सकेगा। बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की विधियों को शामिल किया जाएगा, जो छात्रों को मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन करने में महारत हासिल कराए।
इसमें समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप शिक्षण टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए उनकी ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूर कर लिया है। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इसे लागू किया जाएगा। विद्यालयों में स्थानीय ज्ञान व लोक विद्या जैसी जानकारियों के लिए स्थानीय पेशेवरों को अनुबंध पर लिया जा सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन आप देख सकते हैं की बात की जा रही है। इससे छात्रों को स्थानीय ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उन्हें मास्टर इंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। इनमें स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, कारपेंटिंग व अन्य कौशल शामिल होंगे। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते हैं हमारे समाज में, उन कार्यों को सिखाने का कार्य स्थानीय लोग करेंगे। स्थानीय जो एक्सपर्ट्स होंगे वो करेंगे, तो उन्हें अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा स्कूलों में, ऐसा यहाँ पर उल्लेख किया गया है इस खबर के माध्यम से। तो इस तरह से हमने आज जो नई शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है सरकार के द्वारा, तो उन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या कुछ खास बिंदु था, इन कुछ अखबार, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों का जो मुख्य जो लेख है नई शिक्षा नीति को लेकर, तो उसके संदर्भ को लेते हुए मैंने आज आपको नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात की। और निश्चित रूप से ये जो बिंदु हैं नई शिक्षा नीति के, आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, शैक्षणिक ढांचे में। तो ये जो नया शैक्षणिक ढांचा है, इसके अनुसार हम सभी को ढालना है, अपने स्वयं को भी और आने वाली नई जनरेशन को भी इसके लिए हमें तैयार करना होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नई जो शिक्षा नीति है, नया शैक्षणिक जो ढांचा है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, विकासशील साबित होगा और हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश तरक्की करेगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि आने वाला समय काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि ये शिक्षा नीति कितनी कारगर साबित होती है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर आज समाचार पत्रों के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति के बारे में आया, मैंने आपको बताया। पुनः कोई नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई सटीक जानकारी आती है तो हम आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।